हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे हैं एफआईआई की कृपा से। लेकिन एफआईआई खरीद क्या रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ डेटा मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था कि अगस्त के महीने में उन्होंने क्या खरीदा होगा, लेकिन अब डेटा आ गया है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अगर आप कंसिडर करें तो हमारे मार्केट्स जो है डेवलप्ड मार्केट जैसे कि यूएस और यूके उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले अगर 3-4 महीनों का आप डेटा देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि हम अब डीकपल्ड हो चुके हैं, या जो हमारे मार्केट्स का जो डेवलप्ड मार्केट के साथ और वर्ल्ड मार्केट के साथ जो कोरिलेशन था क्या वो टूट चुका है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? और एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इस वक्त हम बुल रन में हैं? तो आइए सबसे पहले हम इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स का एक कंपैरिजन करते हैं, यानी कि निफ्टी वर्सेस डाउ जोन्स, और देखते हैं कि किसने किसको कितना आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म किया। तो अगर हम एक साल के ड्यूरेशन में कंपैरिजन करें तो क्या हमें देखने को मिलता है कि डाउ जोन्स ने लगभग सभी इंटरवल्स में नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी ने सभी इंटरवल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो अगर हम एक महीने का कंपैरिजन करें तो यूएस ने 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और इंडिया ने करीब 1.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स का कंपैरिजन करें तो यूएस ने -4.5% और इंडिया ने 7.6% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर का कंपैरिजन करें तो 13% का डाउ जोन्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं इंडिया ने करीब 2.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम 2022 यानी कि इस साल का कंपैरिजन करें तो डाउ जोन्स ने करीब 8.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और इंडिया ने करीब 1% का जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इंडिया ने यूएस मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट्स के रिटर्न कितने अच्छे हैं, आइए इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर आप 3 साल के इंटरवल में देखें तो जो एब्सोल्यूट रिटर्न बनता है वो करीब 51% का निफ्टी का बनता है, और अगर उसको आप CAGR में कन्वर्ट करें तो करीब 15% का रिटर्न बनता है। वहीं अगर आप 5 इयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न देखें निफ्टी का तो वो करीब 76 बनता है, 76%, और उसे अगर आप CAGR में कन्वर्ट करें तो वो 12% का बनता है। तो अगर आप देखिए हम 12-13% के रेट से हमें निफ्टी रिटर्न दे रहा है। ये रिटर्न अच्छा रिटर्न जरूर कहा जाएगा, लेकिन क्या ये एक बुल मार्केट का रिटर्न है? ये डिबेटेबल है। यहां पर एक और चीज आप गौर करिए कि अगर आप लंबे टाइम तक अपने पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो आपके रिटर्न्स भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो हो सकता है आपने अगर नीचे के लेवल पे खरीदा तो 1 साल या 2 साल के रिटर्न को देखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा 20% 22%, लेकिन जैसे जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे अब देखेंगे कि आपके रिटर्न्स जो हैं कम होते जाएंगे। इसकी बड़ी वजह क्या है कि अगर आप देखिए कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, अगर आप पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं 10, 12, 15% के रेट से ग्रो कर रही हैं। बहुत कम कंपनीज ही ऐसी हैं जिनमें हमें बड़े ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और बड़ा ग्रोथ हमें उन्हीं कंपनीज में देखने को मिल रहा है जो एक टर्न अराउंड स्टोरी है। तो बुल मार्केट को डिफाइन करने के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। एक क्राइटेरिया यही यूज किया जाता है कि लॉस से जो है 20% का रिटर्न अगर हमें मिलता है और उसके बाद भी वो और ऊपर चढ़ता है तो उसे बुल मार्केट डिफाइन किया जाता है। तो अगर हम 12-13% के रेट से ग्रो कर रहे हैं शायद हम इसे बुल मार्केट नहीं कह सकते, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बुल रन हो सकता है अगर आप अच्छे स्टॉक्स को जो है लो वैल्यूएशन पर पकड़ सकते हैं, जिनमें आने वाले सालों में हमें काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको बुल रन देखने को मिल सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि क्यों हमारे मार्केट्स वर्ल्ड मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके कई वजह हैं। पहला रीजन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट का पार्ट है, इमर्जिंग मार्केट का जो बास्केट है उसका पार्ट है, और इमर्जिंग मार्केट्स जो होते हैं वो हाई बीटा होते हैं। डेवलप्ड मार्केट से वो ज़्यादा चढ़ते भी हैं और ज़्यादा गिरते भी हैं।
इसलिए उन्हें हाई बीटा मार्केट्स कहा जाता है। और उसकी बड़ी वजह क्या होती है कि ये मार्केट्स जो हैं लेस एफिशिएंट मार्केट्स होते हैं। एफिशिएंट वर्ड दोस्तों ये एक टेक्निकल वर्ड है, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं कि एफिशिएंट मार्केट्स क्या होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ के मार्केट्स में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो कभी किसी भी पीरियड का आप रिटर्न देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो प्लस हो या माइनस हो, वो ज़्यादा ही मूवमेंट यहाँ के और इमर्जिंग मार्केट्स में हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर ज़्यादा कम गिरावट हुई कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट, वो है कि हमारे मार्केट्स आर लेस लेवरेज्ड। और इसका क्रेडिट जाता है जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस किए गए थे कुछ महीने पहले कि मार्जिन्स को बढ़ाया गया था। मार्जिन्स को बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि लोग जो है ज़्यादा पोजीशंस नहीं बना पा रहे थे, ज़्यादा लेवरेज्ड बेट्स नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से गिरावट में कमी आई। अब ये एक अच्छा कदम है या बुरा कदम है ये डिबेटेबल है, लेकिन जब आप मार्जिन बढ़ाते हैं तो एक तरीके से आप जो है रिटेल वालों को रोकते हैं खरीदने से। तो एक उसका एडवांटेज जो है बड़े प्लेयर्स को मिलता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पैसे की कमी नहीं होती है, छोटे प्लेयर्स को पैसे की कमी होती है। और जब उन्हें ज़्यादा मार्जिन मिलता है तो वो उस कमी को पूरा कर पाते हैं और बड़े प्लेयर्स को भी कुछ हद तक टक्कर देते हैं। और इसका जो है ज़्यादा बेनिफिट बड़े प्लेयर्स को मिला, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा कारण जिसकी वजह से जो है इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है डेवलप्ड मार्केट्स को, वो ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट का जो पैसा है वो काफ़ी पैसा जो है इंडिया में राउट हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर तीन हम लीडिंग प्लेयर्स की बात करें जो कि इमर्जिंग मार्केट बास्केट में आते हैं, वो है रशिया, चाइना और ताइवान। अब देखिए इन तीनों कंट्रीज़ में जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रही है। रशिया में जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक तरीके से वॉर में चला गया है। चाइना में कोविड और तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। और ताइवान में भी आप देखिए जो कि नंबर 2 प्लेयर था इमर्जिंग मार्केट्स में, वहाँ पे भी अब जो है मिलिट्री का कुछ वो टेंशन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ का पैसा जो है राउट होकर इंडिया में आ रहा है। और इंडिया में इसलिए आ रहा है कि उन्हें लगता है कि इन 3-4 कंट्रीज से लेस रिस्क इंडिया में है। तो अगर आप देखिए, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि सारा पैसा इंडिया में आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। इंडिया में डेफिनेटली जो है इमर्जिंग मार्केट का एक्सपोजर जो उसका वेटेज है वो बढ़ा है। लेकिन अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में भी अगर मार्केट्स को कंपेयर करें तो इंडिया जो है डेवलप्ड मार्केट से तो अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ और इमर्जिंग मार्केट से जो है थोड़ा बुरा भी कर रहा है। और मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप देखिए, इसमें हमने कुछ जो है डेवलप्ड मार्केट्स को रखा है और कुछ जो है इमर्जिंग मार्केट्स को रखा है, और उसका एक परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप देखिए, चाइना ने 2022 में करीब 23% का नेगेटिव रिटर्न दिया, जैसा कि मैंने बताया कि वहां से पैसा निकाला जा रहा है और वो जो है इंडिया जैसी दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। कोरिया में भी आप देखिए 19% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जर्मनी ने 18% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यूएसए ने 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यूके ने जो है करीब फ्लैट रिटर्न 2022 में रहा है, करीब 1% पॉजिटिव रिटर्न टाइप उनका रहा है। और वहीं आप देखिए ब्राज़ील 7% अप है, इंडोनेशिया 10% अप है, और वहीं इंडिया जो है 2022 में 1% का इंडिया में रिटर्न अभी तक हमें देखने को मिला है। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि जो इन कंट्रीज से रशिया, चाइना और ताइवान से जो पैसा निकल रहा है वो राउट होकर इंडिया में आ रहा है, लेकिन इंडिया के साथ साथ दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी जा रहा है जहां पर इस तरीके के टेंशन देखने को नहीं मिल रही है, जैसे कि ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो फिलहाल तो एफपीआईज का पोर्टफोलियो चर्निंग हो रहा है, वहां से पैसा निकाला जा रहा है, कहीं और डाला जा रहा है, और उसका फायदा इंडिया को अभी तक देखने को मिला है। लेकिन कब तक मिलेगा इस पे थोड़ा डाउट है, और उसकी वजह है वैल्यूएशंस। दोस्तों, इस वक्त अगर इमर्जिंग मार्केट्स में का आप वैल्यूएशन का कंपैरिजन करें तो इंडिया जो है वो सबसे महंगा इमर्जिंग मार्केट है। अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी मल्टीपल देखें तो MSCI इंडेक्स में
अगर हम इंडिया MSCI इंडिया की बात करें तो उसका वैल्यूएशन जो PE मल्टीपल है वो करीब 21 बनता है, जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट जो बेस इंडेक्स है उसका 11 PE बनता है। तो ऑलमोस्ट डबल जो है, डबली एक्सपेंसिव जो है इंडियन मार्केट्स हैं। तो कंपेयर टू इंडियाज पीयर्स इन EM बास्केट अगर आप देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इस वजह से थोड़ा डाउट होता है कि कब तक पैसा आएगा और कितना आएगा। वैसे दोस्तों इस फ्रंट पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वो ये है कि EM बास्केट में इंडिया का वेटेज अब नंबर 2 हो गया है और इंडिया ने ताइवान को पछाड़ दिया है। तो इंडिया का वेटेज इस वक्त 14.11% हो गया है, यानी कि EM इमर्जिंग मार्केट में जितना पैसा FPIs का आता है 14% जो है इंडिया में जाता है। और ताइवान अब थोड़ा नीचे हो गया है क्योंकि ताइवान से सेलिंग होकर इंडिया में आ रही है, तो ताइवान करीब 13.5% के आसपास है। लेकिन चाइना अभी भी 29% का वेटेज लेकर नंबर 1 पर बना हुआ है। तो इस इंडिकेटर को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि कितना FPI का पैसा और इंडिया में आ सकता है। तो दोस्तों अगस्त में भी FPI ने जमकर इंडियन मार्केट्स में खरीदारी की और पिछले वीडियो में मैंने इसके रिलेटेड काफ़ी डिटेल शेयर किया था। लेकिन अब जो है काफ़ी सारा डेटा आ गया है, पब्लिश हो गया है कि कहाँ कहाँ उन्होंने पैसा लगाया, तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगस्त के महीनों में उन्होंने 51,000 करोड़ की बाइंग की, करीब करीब वो बना 6.4 बिलियन US डॉलर्स। तो इतनी बड़ी फिगर का उन्होंने पैसा कहाँ लगाया, किन सेक्टर्स में लगाया? तो इसका जो 50% जो पैसा है वो 2 सेक्टर्स में गया और वो सेक्टर हैं, नंबर 1 में है बैंक एंड फाइनेंशियल्स और नंबर 2 में है FMCG। तो बैंक एंड फाइनेंशियल्स में उन्होंने करीब 1.6 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों बैंक और फाइनेंस का मतलब आप ये मत समझिए कि सिर्फ उसमें बैंक्स ही आते हैं, इसमें बहुत सारे दूसरी कंपनियां भी आती हैं, जैसे इंश्योरेंस की कंपनियां भी आ जाती हैं और जो वो लेंडिंग कंपनीज हैं जो लोन देती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, उस टाइप की कंपनीज भी आ जाती हैं और ऑफ कोर्स बैंक्स भी आते हैं। अगर आप HDFC बैंक को देखें जो कि इंडिया का लीडिंग बैंक, प्राइवेट बैंक माना जाता है, अगर आप उसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें कुछ खास मूवमेंट होती हुई हमें नहीं दिख रही है। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा ब्लाइंडली बैंक्स में जा रहा है। लेकिन एक्सिस बैंक में ऐसा लगता है कि काफी पैसा FIIs का रिसेंटली। वही जो नंबर 2 सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा FII का पैसा गया है वो है FMCG। उसमें करीब उन्होंने 1.4 बिलियन US डॉलर्स का अगस्त में जो है इनफ्लो डाला है। और FMCG सेक्टर की एक खासियत है कि ये एक सबसे ज्यादा डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। और अगर आप पास में भी देखेंगे तो जब जब जो है रिसेशन का खतरा और क्रैश का खतरा बना है तो FMCG सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो गया है। और अब देखिए 2008 में भी जो है, हालांकि FMCG सेक्टर में गिरावट उस टाइम पे भी हुई थी लेकिन कंपैरेटिवली कम हुई थी। तो वही अभी हमें दोबारा देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट जो है FMCG सेक्टर में जा रहा है। और दोस्तों आप जानते हैं हमने जब पिछले साल पोर्टफोलियो पब्लिश किया था उसमें सबसे ज़्यादा वेट इसीलिए हमने ITC को दिया था, फियरिंग की आने वाले टाइम में जब भी रिसेशन आएगा तो उसका बेनिफिट हमें ITC में देखने को मिलेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसमें देखने को मिला। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपोजर बढ़ाया है और दोबारा से उन्होंने बाइंग शुरू की है, करीब 1 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने उसमें बाइंग की है। और दोस्तों इसमें कुछ फार्मा के स्टॉक्स भी हैं लेकिन हेल्थ केयर के भी हैं। और दोस्तों आप देखिए हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है पिछले 2-3 हफ्तों में। और हमारे पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर सेक्टर को हमने काफ़ी ज़्यादा वेट दिया था और काफ़ी सारे स्टॉक्स उनको ऐड किया था इसी वजह से। और अगर हम अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारा पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, करीब 7% का उसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो प्रॉफिट और बढ़ेगा। इसके बाद अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो उसमें करीब 0.47 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और ऑटो में भी वो अपना एक्सपोजर को बढ़ाते जा रहे हैं। इनफैक्ट 2019 के बाद से अब उनका हाईएस्ट एलोकेशन ऑटो सेक्टर को है। और दोस्तों मैंने करीब 1-1.5 महीने पहले ही आपको बताया था एक वीडियो में कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हरकत
कर रहे हैं एफपीआईज और उसमें लगातार बाइंग कर रहे हैं। पावर में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना वेट बढ़ाया है पावर के सेक्टर में, और इसीलिए आप देखिए पावर के सेक्टर के कई स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर आईटी की बात करें तो आईटी में क्या हो रहा है, आईटी में पिछले 9 महीनों से वो सेलिंग कर रहे थे और अगस्त में जाकर उन्होंने मामूली 50 मिलियन की सिर्फ बाइंग की है। तो कंसिडरिंग द साइज ऑफ आईटी सेक्टर, ये बहुत ही मामूली जो है बाइंग है, और हम अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आईटी सेक्टर में जो है बहुत नियर टर्म में बाइंग वापस से रिज्यूम होगी, क्योंकि लगातार जो है आईटी सेक्टर में उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो वेटेज है, वो मंथ आफ्टर मंथ घट रहा है। और इस वक्त भी अगर आप देखिए उनके पोर्टफोलियो का करीब 10.5% वेटेज आईटी को है, यानी कि अभी भी वो बहुत सारी होल्डिंग आईटी में उनकी बनाई हुई है। और अगर ट्रेंड को आप देखें तो उसमें जो है लगातार वो अपने एक्सपोजर को कम कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ टाइम तक भी आईटी सेक्टर में हमें पेन देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटा आप देखें तो सभी सेक्टर्स में वो बाइंग कर रहे हैं एक्सेप्ट ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स, और आईटी को भी आप ये सोच सकते हैं कि उसमें जो है सेलिंग हो रही है, क्योंकि बहुत ही मामूली सी उसमें हमें बाइंग देखने को मिली है। तो आइए दोस्तों आप थोड़ा समराइज करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या खास बातें डिस्कस की। तो पहली चीज़ क्या है कि इंडिया जो है डेवलप्ड मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही ब्राज़ील और इंडोनेशिया भी जो है डेवलप्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और वो मार्केट्स हमसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इमर्जिंग मार्केट्स का जो पैसा है वो रशिया, चाइना और इंडोनेशिया से निकल कर इंडिया में आ रहा है। तीसरी चीज़ ये कि एफआईआईज जो है उन कंपनीज में इंडिया में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं जिनकी डिपेंडेंसी डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा है और जो कंजम्पशन से रिलेटेड है, और जिनकी डिपेंडेंसी ग्लोबल मार्केट्स में कम है। चौथी चीज़ ये कि ये फंड जो फिलहाल इंडिया में आ रहा है इमर्जिंग मार्केट्स का, वो कब तक आएगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं अगर इमर्जिंग मार्केट के पेयर से कंपैरिजन करें। इनफैक्ट वो डबली एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको ये एक आइडिया देने की कोशिश करूं कि बाजार में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ।